नेक्स्ट मुगल रूलर अकबर के बाद जो गद्दी पर बैठते हैं वो हैं जहांगीर। जहांगीर अकबर के बेटे। और अकबर के बाद जहांगीर जब गद्दी पर बैठता है तो वो भी अपनी रिलीजियस पॉलिसी चलाता है। तो जहांगीर की रिलीजियस पॉलिसी कैसी रहेगी? क्या वो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी को कंटिन्यू करेगा या उसमें थोड़ा चेंज करेगा? जहांगीर की रिलीजियस पॉलिसी अकबर की तरह ही रहेगी। वो कोशिश करेगा कि जैसे उनके पिताजी अकबर सबके साथ मिलके रहते थे अलग अलग रिलीजन के साथ, ऐसे ही मैं भी रहूं। इससे फायदा ये होगा कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन का इन्हें भी एक तरीके से रेस्पेक्ट मिलेगा और उनका सपोर्ट मिलेगा। और इसी को ध्यान में रख के ये कुछ ऐसे ही काम करते हैं जिससे रिलीजियस टॉलरेंस बनी रहे। जैसे एक हिंदू श्रीकांत को जहांगीर अपने जज की पोस्ट पर, उस टाइम भी जुडिशरी होती थी, तो जुडिशरी में जज की पोस्ट पर एक हिंदू को बैठाता है। तो इससे पता चलता है कि जहांगीर रिलीजन के लेवल पर किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा था और सबको पोस्ट दे रहा था। साथ में मथुरा के अंदर जो काफी ज्यादा पवित्र तीर्थ स्थल है हिंदुओं के लिए, उसने टेम्पल कंस्ट्रक्शन की परमिशन दी कि भाई आप अगर वहां पर टेम्पल कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत सारे लोगों ने मथुरा के अंदर टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया। साथ में जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले थे उनको चर्च बनाने की अनुमति दी कि आप लोग अगर चाहते हो तो चर्च आप लोग बना सकते हो। उनको ये सारी परमिशन जहांगीर ने दी। और साथ में कुछ फेस्टिवल जो अलग अलग रिलीजन से जुड़े हुए थे उनमें भी पार्टिसिपेशन किया जहांगीर ने। जैसे रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, इन फेस्टिवल को जहांगीर ने पब्लिक के साथ मिलाया। जैसे पहले बहुत सारे फेयर लगते थे, मेले लगते थे, उसमें जहांगीर आते रहते थे। तो इससे पता चलता है कि जहांगीर भी रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को चलाते हैं और जैसे अकबर कंटिन्यू करता है ऐसे ये भी कंटिन्यू करते हैं। साथ में कुछ लोगों की कंप्लेन थी कुछ नेगेटिव चीजों को लेके। उन नेगेटिव चीजों को कंट्रोल करने के लिए जहांगीर बैन लगाएगा। जैसे वाइन, शराब जो लोग पीते थे उस पर बैन होगा। साथ में बहुत सारे लोग गैम्बलिंग या जुआ खेलते थे उस पर भी जहांगीर बैन लगाएगा। और बहुत सारे रिलीजन में, बहुत सारी सोसाइटी में इन दोनों चीजों को गलत माना जाता था और लोगों के फेथ को कंटिन्यू करने के लिए जहांगीर वाइन और गैम्बलिंग पर बैन लगाता है। तो इससे पता चलता है कि जहांगीर पब्लिक के साथ मिलके रूल करना चाहता है। तो रिलीजियस पॉलिसी ऐसी ही रहेगी जैसी अकबर की है। एक हिंदू श्रीकांत को जज की पोस्ट पर बैठाएगा, मथुरा में टेम्पल कंस्ट्रक्शन और चर्च के लिए बहुत सारे लोगों को मौका देगा कि हाँ आप बना सकते हो। बहुत सारे फेस्टिवल में जहांगीर खुद शामिल होगा, रक्षाबंधन, होली, दिवाली। और जो चीज हमारे
सोसाइटी के लिए नेगेटिव थी या गलत थी, उन पर बैन, वाइन और गैम्बलिंग। लेकिन कुछ इसने एक्सट्रीम काम भी किए और उनका रीजन था पॉलिटिकल। अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बचाने के लिए उसने कुछ नेगेटिव भी किया। जैसे उसने पुष्कर के अंदर एक टेम्पल था जिसका नाम था वरा टेम्पल। तो पुष्कर के अंदर जो वरा टेम्पल था, उस टेम्पल को जहांगीर ने तोड़वा दिया। ये इसका एक नेगेटिव काम। साथ में सिख गुरु अर्जुन देव वैसे सिखों से अच्छी बनती आ रही थी, लेकिन जहांगीर का थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ अर्जुन देव के साथ और फिर उसके बाद इन्हें कैपिटल पनिशमेंट दे दी, फांसी दे दी गई। इससे सिख लोग काफी ज्यादा नाराज रहे जहांगीर से और इसका रीजन था अर्जुन देव ने जहांगीर के एक एनेमी खुसरू उसका साथ दिया। तो इसका बदला लेने के लिए जहांगीर ने अर्जुन देव को कैपिटल पनिशमेंट दे दी और ये सिखों के एक इंपॉर्टेंट गुरु थे। साथ में ही एक और सिख गुरु हरगोविंद, उनको जेल में डाल दिया और उसका रीजन था कि इन्होंने अकबर के बारे में कुछ गलत बोला और जहांगीर को अच्छा नहीं लगा जब उसके पापा के बारे में कुछ गलत बोला किसी ने, इसलिए उनको जेल में डाल दिया। लेकिन देखें तो इसके टाइम भी अकबर की रिलीजियस पॉलिसी कंटिन्यू दिखाई देती है, बट पॉलिटिकल रीजन की वजह से वो कुछ एक्सट्रीम काम करेगा। जहांगीर के बाद रिलीजियस पॉलिसी उसका बेटा शाहजहां वो चलाएगा। तो मुगल में रिलीजियस पॉलिसी की शुरुआत की अकबर ने और अकबर की रिलीजियस पॉलिसी को कंटिन्यू किया जहांगीर ने और जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां गद्दी पर बैठेगा। तो वो कैसे अपनी रिलीजियस पॉलिसी को कंटिन्यू करेगा या फिर कुछ चेंज करेगा। वैसे अकबर को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ था अपनी रिलीजियस पॉलिसी से, तो इसलिए आने वाले मुगल रूलर भी उसी चीज को थोड़ा सिंपल वे में लिबरल तरीके से कंटिन्यू करेंगे और ऐसा ही हमें शाहजहां के टाइम चलेगा। तो शाहजहां रिलीजियस पॉलिसी, तो शाहजहां रिलीजियस पॉलिसी जो अकबर के बेस पे ही आगे चलेगी और इसने अपने दरबार में सिजदा पाबूस, सिजदा पाबूस इसका मतलब क्या था? जब भी आप रूलर से मिल रहे हो तो आपको सलाम करना होता था और पाबोस मतलब जब रूलर से मिलो तो सलाम करते करते आपको पीछे जाना है, बिल्कुल भी रूलर को आपको या शासक को अपनी पीठ नहीं दिखाना और कई बार ये लेट के करना पड़ता। ये सारी चीजें दिल्ली सल्तनत में बलबन ने चलाई थी और ईरान से वो इन चीजों को लेके आया था।
लेकिन शाहजहां इसको हटा देगा और बोलेगा कि सब लोग ह्यूमन बीइंग हैं और इक्वालिटी की बात करेगा। और ये बात सबको बहुत अच्छी लगती है कि भाई चलो, शाहजहां ने ये सारी चीजें की। और शाहजहां ने हज यात्री, हज एक यात्रा होती है जो मुस्लिम कम्युनिटी में सऊदी अरब के मक्का मदीना फेमस प्लेस वहां पर जाती है। तो शाहजहां ने हज यात्रियों के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए उनको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की। साथ में सऊदी अरब के मक्का में, मक्का जो सऊदी अरब में है, वहां पर 50,000 रुपए भिजवाए। बोला कि आप लोग इतने पैसे हमारे यहां से कोई भी आए उसकी फैसिलिटी के लिए रखना। आज के टाइम भी हज यात्रियों के लिए सरकार कुछ सब्सिडी देती है, उनको बेनिफिट देती है कि जब वो सऊदी अरब में जाएं तो उनको हेल्प मिले। और साथ में ही हिंदुओं के लिए इसने, बहुत सारे हिंदू चाहते थे कि वो अपने टेंपल में एक बैल को लगाएं, टाइम इंडिकेटर बैल, उसको सब लगाना चाहते थे। और फिर उसके बाद जब शाहजहां के पास ये बात की तो शाहजहां बोला ठीक है, आप लोग लगा लो, क्या दिक्कत है उसमें। और साथ में ही ये जो रिक्वेस्ट उनसे की थी, पंडित जगन्नाथ, जगन्नाथ ने उनसे रिक्वेस्ट की। और साथ ही शाहजहां ने पंडित जगन्नाथ को बोला आप महाकवि हो, ग्रेट पोइटर, ये उन्हें टाइटल भी दिया एक रेस्पेक्ट के नाम पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई शाहजहां ने भी अकबर की रिलीजियस पॉलिसी को कंटिन्यू किया। उसके बाद शाहजहां के बाद शाहजहां की हेल्थ थोड़ी सी खराब होती है और इसके बाद ही एक बैटल होता है मुगल रूलर की गद्दी को लेकर। शाहजहां अपनी गद्दी पर अपने सबसे बड़े बेटे दारा सिको, इसको गद्दी पर बैठाना चाहता है, बट उसका सबसे छोटा बेटा औरंगजेब वो गद्दी पे बैठना चाहता है। दोनों में डिफरेंस ये है, दारा सिको काफी ज्यादा लिबरल है, रिलीजियसली टॉलरेंस, और ये काफी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है रिलीजन के मामले में। तो उसके बाद शाहजहां की जब तबीयत खराब होती है तो दारा सिको सबसे पास में ही होता है, तो शाहजहां उसी को राजा बनाने की सोचता है। ये बात औरंगजेब को पता चलती है जो डेक्कन में एक तरीके से रूल कर रहा था। तो उसे जैसे ही ये बात पता चली कि पिताजी की तबीयत खराब है और बड़े भाई से बातचीत चल रही है, तो वो तुरंत आता है और फिर इन दोनों के बीच बैटल होता है। और इस बैटल में दारा सिको हारता है, औरंगजेब जीतता है। औरंगजेब के जीतने में उलेमा, जो मुस्लिम रिलीजन काफी ज्यादा मानते हैं, उनकी हेल्प
औरंगजेब को मिलती है। तो औरंगजेब गद्दी पर बैठने के साथ ही रिलीजियस रूप से थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट होगा। वही ये दारा सिकोह लिबरल था, तो इसको हिंदुओं का, सभी कम्युनिटी के लोगों का सपोर्ट था। लेकिन औरंगजेब लड़ने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था, इसलिए जीत औरंगजेब की होती है और दारा सिकोह को औरंगजेब मार देता है और बोलता है इसने देशद्रोह किया है, ये इनेमी है देश का। ऐसा कहकर दारा सिकोह की डेथ कर दी जाती है और औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। और औरंगजेब ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो रिलीजियसली इनटॉलरेंस थे। तो रिलीजियस के लेवल पर जो पॉलिसी अकबर ने चलाई थी वो डिसकंटिन्यू दिखती है औरंगजेब के साथ, और इसलिए इसको बोला जाता है जिंदा पीर। ये जिंदा पीर है, मतलब थोड़ा वायलेंट टाइप का पर्सन है। और औरंगजेब ने अपने कॉइन पर कलमा, कलमा मतलब जहां पर कॉइन छपते थे तो उस पर कुछ सिंबल होता था, किसी की फोटो होती थी, लक्ष्मी की हो सकती है, किसी और की, वो सब उसने बंद करवा दिया। बोले कोई जरूरत नहीं पिक्चर विक्चर लगाने की। साथ में झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन जैसे आप बहुत सारे सेलिब्रिटी को देखते होंगे, किसी इंपॉर्टेंट डेट पर वो अपने घर की बालकनी से बाहर हेलो हेलो करते हैं। ऐसे ही किंग भी करता था, उसी को कहते हैं झरोखा दर्शन। औरंगजेब ने वो भी बंद करवा दिया। साथ में पारसियों का एक त्योहार नवरोज, उस पर भी बैन लगा दिया। तो औरंगजेब किसी के भी साथ सही तरीके से, टॉलरेंस तरीके से नहीं रहेगा। साथ में मथुरा के कई टेम्पलों को तोड़ा, और मथुरा का एक टेम्पल जो काफी ज्यादा फेमस था, केशव राम मंदिर, केशव राम टेम्पल, केशव राम टेम्पल को तोड़वा देता है औरंगजेब और उसका नाम इस्लामाबाद रखवाता है। इस्लामाबाद। साथ में ही इसके यहाँ जो हिस्ट्री लिखने वाले लोग थे उन सबको भी भगा देता है, बोले कोई जरूरत नहीं है। डांस करने वाले थे उनको भी भगा देता है, तुम्हें भी आने की जरूरत नहीं है। जो भी एक तरीके से लिबरल वे में किसी भी चीज को करना चाहते थे, उनसे औरंगजेब थोड़ी सी नफरत करता, इसलिए उसने किसी को सपोर्ट नहीं किया और बड़ा कड़ाई के साथ अपना रूल किया। और जो इसकी बात नहीं मानता था उसको पनिशमेंट मिलता था, इसलिए औरंगजेब से सब लोग डरते भी थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि औरंगजेब की पॉलिसी में अचानक चेंज हुआ? तो इसके कुछ रीजन थे कि औरंगजेब की पॉलिसी रिलीजियस लेवल पर इंटॉलरेंस हुई। और उसके रीजनों में सबसे पहली बात तो यही है कि उसे गद्दी जो मिली या किंग की पोस्ट, उस पोस्ट में मुस्लिम उलेमा वर्ग ने उसका साथ दिया। और जब मुस्लिम उलेमा जो थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट है वो इसका साथ देगा तो वो भी इससे कुछ डिमांड करेगा। तो इसलिए पॉलिटिकली उसके लिए मजबूरी हो गई किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ रहना, इसलिए उसने किया। साथ में बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने
दारा सिकों का साथ दिया, ना कि औरंगजेब का। जैसे मराठे ये भी चाहते थे दारा सिको आए, राजपूत ये भी चाहते थे, साथ में जाट ये भी चाहते थे कि दारा सिको ही गद्दी पर बैठे। तो इसका मतलब इनसे औरंगजेब को सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए भी औरंगजेब ने एक्सट्रीमिस्ट काम किए। साथ में औरंगजेब के पास काफी कम रिसोर्स थे, क्योंकि इससे पहले इसके पापा शाहजहां ताजमहल बनवा चुके थे, रेड फोर्ट बनवा चुके थे, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, इसलिए औरंगजेब के पास रिसोर्स ज्यादा बचे ही नहीं। और रिसोर्स लिमिटेड होने की वजह से उसने जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर थे उनको कम करना स्टार्ट कर दिया, जो जरूरी नहीं थे। जैसे डांस पर एक्सपेंडिचर करना कोई जरूरी नहीं है, साथ में म्यूजिक पर करना वो भी जरूरी नहीं है, हिस्ट्री लिखवाना दरबार में वो भी जरूरी नहीं है। तो इन सब चीजों को वो बैन कर देगा जहां से उसका पैसा बचेगा। और कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि भाई औरंगजेब पहले एक रूलर था, और हर रूलर साम दाम दंड भेद जैसे ही उसे पावर मिले वो पावर लेने की कोशिश करता है। तो वो रूलर था, तो उसने अपने इंटरेस्ट में ऐसी पॉलिसी चलाई जो उसके बेनिफिट की बात करती। तो उस टाइम उसे लगा कि अगर मैं मुस्लिम उलेमाओं के साथ रहूंगा तो मुझे बेनिफिट होगा, और उसने ऐसा ही किया, उन्हीं के साथ रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे काम उसने गलत ही किए। अगर औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, मुगल काल की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हम कहते हैं मनसबदारी सिस्टम। तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो मुगल काल में मनसबदारी सिस्टम के नाम से जाना जाता है, या आप कह सकते हो आज के टाइम के हिसाब से आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सिविल सर्विस की तरह। तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट हिंदू मनसबदार थे। मतलब इतने हिंदू मनसबदार कभी अकबर के भी नहीं बने। तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर कोई डिस्क्रिमिनेशन इसने नहीं किया। तो इसकी जो भी पॉलिसी हिंदू विरोधी या किसी और रिलीजन के खिलाफ थी, उसका रीजन पॉलिटिकल था, क्योंकि इसे गद्दी चाहिए थी, तो गद्दी वैसे ही मिल रही थी, तो इसलिए उसने ये सारी चीजें की। तो ये हमने मुगलों की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में जाना, और अलग अलग जो रूलर हैं अकबर से स्टार्ट हुई और अकबर से लेके औरंगजेब तक गई। औरंगजेब के बाद नाम नाम के रूलर बचेंगे, किसी के पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो रिलीजियस लेवल पे अपनी पॉलिसी या कुछ बना पाए। उसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी किंगडम अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगी। डेक्कन के क्षेत्र में मराठा, बंगाल के क्षेत्र में नवाब, हैदराबाद के निजाम, ये सारे लोग हमें दिखेंगे। अगली बात आती है मुगल राजपूत पॉलिसी। मुगल की राजपूत पॉलिसी वेस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए और दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र पर कंट्रोल करने के लिए जरूरी था राजपूत का साथ। तो राजपूत एक तो वेस्टर्न बॉर्डर पर कंट्रोल करने के लिए मुगलों के लिए जरूरी थे, साथ में राजपूतों की जो खास बात लॉयल्टी और लड़ने में काफी ज्यादा ब्रेव।
राजपूत एक बार जिसके साथ लॉयल हो गए तो अपनी जान की बातें लगा देते थे। तो इन्हें लॉयल्टी और ब्रेव ये था। और राजपूत चाहते थे कि उनको क्या मिले, तो राजपूत का चाहना था रेस्पेक्ट प्लस कुछ रिसोर्स, कुछ इकोनॉमिक इनकम, ये दोनों चीजें उन्हें चाहिए थी। तो राजपूत पॉलिसी जो है वो भी अकबर ने स्टार्ट की। अकबर अपने आप को ग्रेट रूलर बनाना चाहता था, लेकिन ग्रेट रूलर के लिए जरूरी था वेस्टर्न बॉर्डर पर कंट्रोल, और वेस्टर्न बॉर्डर पर कंट्रोल बिना राजपूत के सपोर्ट के नहीं हो सकता। इसलिए अकबर ने अपने किंगडम की हेल्प के लिए राजपूत के साथ हाथ मिलाया, और उसने बहुत सारे राजपूतों को बड़ी बड़ी पोस्ट दी। जैसे एक युद्ध हुआ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये हुआ। इसमें एक तरफ राणा प्रताप, दूसरी तरफ अकबर की तरफ से मानसिंह, ये अकबर की तरफ से गए। राणा प्रताप एक बहुत बड़े रूलर थे और मुगलों को इनसे काफी ज्यादा लड़ाई लड़नी पड़ी। राणा प्रताप हार मानने को रेडी नहीं। तो अकबर ने राणा प्रताप के खिलाफ, क्योंकि वो भी राजपूत थे, एक दूसरे राजपूत को तैयार किया जिनका नाम था मानसिंह। और मानसिंह की लीडरशिप में उन्होंने बैटल ऑफ हल्दी घाटी में लड़ाई लड़ने के लिए भेजा अपनी सेना, और इसमें मानसिंह ने बहुत अच्छा काम किया और मानसिंह जीत गए। मानसिंह जब जीत गया तो अकबर को एक बात पता चल गई कि मुगलों के लिए राजपूत लॉयल हो सकते हैं, और मानसिंह ने वो करके दिखाया। तब से अकबर के दिमाग में इस पॉलिसी के बारे में घूमा और उसने राजपूतों के साथ लेसन करना अच्छा कर दिया। साथ में राजपूत पॉलिसी का एक और इंपॉर्टेंस कि अगर इनको ट्रेड करना है, ट्रेड करने के लिए गुजरात वाला जो कोस्ट था उस पर कंट्रोल जरूरी था, और गुजरात कोस्ट पर भी कहीं ना कहीं राजपूतों का कंट्रोल था। तो ट्रेड के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए भी जरूरी था कि राजपूत के साथ रिलेशन अच्छे बनाए जाए। तो उसके बाद अकबर ने जितनी भी मनसबदार की पोस्ट थी उन पोस्टों पर राजपूतों को अपॉइंट किया। साथ में मैरिज रिलेशन बनाए, और अकबर ने खुद एक राजपूत की राजकुमारी जोधाबाई, उसके साथ शादी की। और इसका रीजन भी यही था कि कैसे राजपूतों के साथ अगर फैमिली रिलेशन होंगे तो इनका मेरे पे ट्रस्ट और मेरा इन पर ट्रस्ट बढ़ेगा। और साथ में इसने कोशिश की कि या तो राजपूत जो किंगडम है जो अलग हैं वो एक्सेप्ट कर ले मेरी पावर को कि हाँ भाई ये वाला एरिया भी अकबर का है, और अगर नहीं करेंगे
तो उनके खिलाफ राजपूत रूलर के साथ ही मिलके कैंपेन किया जाए, और ऐसा किया भी उसने। एक तो हमने हल्दी घाटी में देखा, साथ में रणथंबोर थंबोर इस वाले एरिया में भी अपनी सेना अकबर ने भेजी, और साथ में मेवाड़ इसमें भी भेजी। तो मेवाड़, रणथंबोर, इस एरिया को राजपूत रूलरों के साथ मिलके ही अकबर ने जीता। और अकबर की राजपूत पॉलिसी को औरंगजेब ने भी थोड़ा बहुत चलाया, लेकिन एंड में ये पॉलिसी औरंगजेब ने कैंसिल कर दी। ये पॉलिसी चली जहांगीर के टाइम भी, शाहजहां के टाइम भी, लेकिन औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तब नहीं। उसका रीजन ये था, एक राजपूत रूलर के नेतृत्व में इसने डेक्कन का एक कैंपेन करवाया था, और शिवाजी को पकड़ के लाया था वो राजपूत। लेकिन बाद में शिवाजी औरंगजेब की जेल से निकल जाता है। तो औरंगजेब को लगता है कि हो सकता है इन राजपूतों ने मिलके उसको भगा दिया हो। साथ में अकबर सेकंड, जो औरंगजेब का बेटा था, वो औरंगजेब के खिलाफ रिवॉल्ट करता है, और इस रिवॉल्ट में राजपूत लोग उसके बेटे के साथ होते हैं। इस वजह से भी उसे राजपूत के ऊपर भरोसा नहीं रहा, इसलिए औरंगजेब डिसकंटिन्यू करता है राजपूत के साथ पॉलिसी। तो अकबर ने जो राजपूतों के साथ पॉलिसी चलाई वो डिसकंटिन्यू होती है औरंगजेब के टाइम, जैसे रिलीजियस पॉलिसी डिसकंटिन्यू हुई। और इससे आगे चल के काफी ज्यादा दिक्कत हुई, और फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा औरंगजेब का राजपूत के साथ। अगली जो पॉलिसी जो मुगलों की दिखती है, मुगल डेक्कन पॉलिसी, मराठवाड़ा वाले एरिया में उन्होंने कैसे अपनी पॉलिसी चलाई। तो मुगल डेक्कन पॉलिसी डेक्कन वाला एरिया, जहां सतमाला, अजंता, ये सारा एरिया मिलता है। इस एरिया में कुछ फेमस प्लेस, एक था खानदेश, कुछ छोटी छोटी किंगडम, खानदेश। दूसरा अहमदनगर, अहमदनगर। तीसरा गोलकोंडा, जो आंध्र प्रदेश में, गोलकोंडा। चौथा बीजापुर। ये डेक्कन के कुछ एरिया, ये चार किंगडम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और अकबर ने अपने टाइम इस डेक्कन पॉलिसी को लॉन्च किया एक्सपेंशन के लिए, कि धीरे धीरे हम लोग डेक्कन वाले एरिया में मुगल एम्पायर का एक्सपेंशन करें। तो ये पॉलिसी अकबर के टाइम लॉन्च हुई। तो अकबर ने अपनी सेना के थ्रू खानदेश को 1601 में अपने अंडर कर लिया। अकबर ने सबसे पहले एक पेपर रिलीज किया,
और उस पेपर को इन सारी किंगडम में भेजा और इनसे बोला कि आप लोग हमारे साथ मिल जाओ और अकबर की किंग को स्वीकार कर लो, और अगर आप लोग एक्सेप्ट करते हो तो आप लोग रूल कर सकते हो, लेकिन आपको जो अपना किंग मानना पड़ेगा वो अकबर को। तो ये सारी बातें हुई, लेकिन खानदेश बस माना और किसी ने बात ही नहीं मानी। तो उसके बाद खानदेश को इन्होंने इंक्लूड कर लिया और किसी ने मानी नहीं बात अकबर की। तो 1601 में अकबर के टाइम खानदेश अकबर के अंडर आ गया या मुगल एम्पायर के अंदर आ गया। फिर उसके बाद गुजरात को जीतने के लिए भी अकबर जाता है और गुजरात पर उसका कंट्रोल होता है बैटल के बाद। उसका रीजन क्या था? गुजरात में बहुत सारे पोर्ट थे और इन पोर्ट से बहुत सारा ट्रेड होता था, जैसे कांडला पोर्ट है। इसलिए अकबर गुजरात पर कंट्रोल करना चाहता। साथ में सूरत वाला जो एरिया था, उस एरिया में कॉटन इंडस्ट्री काफी ज्यादा डेवलप थी और क्लॉथ के लिए उस पर कंट्रोल करना जरूरी था, इसलिए उसने सूरत वाले एरिया पे भी कंट्रोल किया। और अकबर को मौका तब मिला जब ये डेक्कन के जो किंग थे आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, आपस में ही लड़ रहे थे। उस टाइम अकबर को लगा अच्छा मौका है, इन लोगों को अपने साथ कर लेता हूं। फिर अकबर ने अहमदनगर में अपने कुछ एम्बेसडर या दूत भेजे 1591 में। लेकिन अहमदनगर ने बोला कि हम किसी अकबर वकबर को नहीं जानते और हमें नहीं पता ये कौन है। तो वो डिसरेस्पेक्ट किया अहमदनगर ने अकबर का। तो अकबर ने सोचा अहमदनगर से बदला तो लेना पड़ेगा, और अहमदनगर पे कंट्रोल करने का रीजन था एक बरार एरिया। बरार एरिया काफी फर्टाइल एरिया था और इस एरिया में कॉटन होती थी। तो अकबर चाहता था इसका लैंड रेवेन्यू मेरे पास हो। लेकिन अकबर पॉलिसी लॉन्च करता उससे पहले वो चला जाता। 1605 में अकबर की डेथ हो जाती। फिर उसकी पॉलिसी को उसका बेटा जहांगीर वो कंटिन्यू करता है। लेकिन जहांगीर का मानना था कि हमें तब तक एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए जब तक कि जितनी टेरिटरी है उस पर कंट्रोल सही से ना हो। तो जहांगीर एक्सपेंशन की पॉलिसी नहीं चलाएगा और वो जहां तक उसके पिताजी ने कंट्रोल किया था उसी को कंटिन्यू रखेगा। बोलेगा ज्यादा कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना पापा छोड़ के गए उतने पे मैं कंट्रोल कर लूं काफी। लेकिन जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां की लीडरशिप में, जिसे एक और नाम खुर्रम, शाहजहां ने भी अपने पिताजी जहांगीर के खिलाफ रिवॉल्ट किया था और हमने देखा था कैसे राजपूतों ने सपोर्ट किया। तो जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां की लीडरशिप में डेक्कन में जो कुछ लुटेरे लोग थे उनके खिलाफ कैंपेन करवाए और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश की। फिर उसके बाद शाहजहां
जो अपने पिताजी के टाइम डेक्कन वाले एरिया में रहा था। तो शाहजहां जैसे ही रूलर बनता है वो चाहता है कि डेक्कन वाला एरिया मेरे कब्जे में हो। तो इसने 1633 में अहमदनगर को अपने अंडर मिला लिया, कैंपेन किया। अहमदनगर प्यार से मानने वाला नहीं था तो बैटल लड़ा। तो शाहजहां के टाइम अहमदनगर 1633 में मुगल किंगडम के अंडर आ गया। फिर उसके बाद बीजापुर और गोलकोंडा, इन पर भी कंट्रोल करना चाहता था शाहजहां। तो उसने बीजापुर और गोलकोंडा पर कंट्रोल करने के लिए पहली बात ये थी कि ये काफी दूर थे। तो इसने एग्रीमेंट किया और बीजापुर से बोला कि आप हमारी हेल्प करो गोलकोंडा को फंसाने में, हम आपको कुछ वाला एरिया देंगे 1/3। तो बीजापुर बोला ठीक है देखते हैं। और फिर उसके बाद एक ट्रीटी हुई और ये ट्रीटी शाहजहां ने करते हुए बोला कि ये मैं अपने हथेली की छाप देता हूं कि ये 1/3 वाला पार्ट मैं आपको दूंगा, आप बस मेरी हेल्प करना। तो इन्होंने बोला ठीक है। बीजापुर ने बोला मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कुछ मिल ही रहा है। तो शाहजहां ने ये चीजें की, लेकिन जब इसको लगा कि भाई मैंने बीजापुर को कुछ फर्टाइल वाला एरिया दे दिया है और इनकम मेरी कम हो गई है, तो इसने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया। बोला नहीं 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 नहीं, ये पॉलिसी अब मैं चेंज करता हूं, और अपनी तरफ से ही उस ट्रीटी को तोड़ दिया। और इसका रीजन था मुगल लोगों ने उस टाइम सेंट्रल एशिया का कैंपेन किया था। और सेंट्रल एशिया का कैंपेन कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उस एरिया में, और उसमें काफी ज्यादा रिसोर्स खर्च हुआ था शाहजहां को। इसलिए शाहजहां को पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने ये पॉलिसी अपनी चेंज कर दी। फिर धीरे धीरे शाहजहां ने कोशिश किया कि अहमदनगर जो है उसी को बस कंट्रोल किया जाए, गोलकोंडा और बीजापुर का कंट्रोल छोड़ दिया जाए। तो हुआ भी ऐसा ही। फिर उसके बाद औरंगजेब गद्दी पर आता है, और औरंगजेब डेक्कन में काफी ज्यादा रूल किया था। अपने पिता शाहजहां के टाइम से ही औरंगजेब डेक्कन वाले एरिया में रहा। तो औरंगजेब को लगता था ये मेरा एरिया है। लेकिन यहां पर उसे लड़ाई लड़नी पड़ी मराठा किंगडम के साथ, और उसके सामने आए शिवाजी। शिवाजी ने औरंगजेब को काफी परेशान किया, लेकिन शिवाजी के बावजूद औरंगजेब 1686 में बीजापुर, और फिर उसके बाद 1687 में गोलकोंडा, ये लेने में सफल रहे। लेकिन शिवाजी से काफी ज्यादा कम बनती थी औरंगजेब की। औरंगजेब बोलता था ये छिप छिप कर लड़ने वाला चूहा है। तो शिवाजी को गुरीला युद्ध आता था यार, कर्नाटका वार। वो कभी भी आमने सामने नहीं लड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि सेना इनकी बहुत बड़ी है। हमेशा वो थोड़ा सा छिप कर एक तरीके से वार करते। तो शिवाजी और औरंगजेब लड़ते रहे। औरंगजेब के पास गोलकोंडा बीजापुर आया तो सही, लेकिन इस एरिया पर कंट्रोल प्रॉपर तरीके से वो नहीं रख पाया। और मराठा किंगडम ने गोलकोंडा, बीजापुर,
अहमदनगर, इनसे इनडायरेक्टली कुछ टैक्स वसूला। मैं इनको बोला कि आप हमें टैक्स दो वरना हम आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो इनसे वसूली शिवाजी और मराठा किंगडम वाले करते थे। इस वजह से ये सारी चीजें होती थी। तो आज की क्लास में हमने मुगलों की रिलीजियस पॉलिसी, साथ में मुगलों की राजपूत पॉलिसी और सबसे लास्ट मुगल की डेक्कन पॉलिसी, ये तीनों चीज देखी। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।